हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। अगर आप सिंगापुर के लिए प्लान कर रहे हो, सिंगापुर की ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर अप करूँगा। जैसे फ़्लाइट हो गया, वीज़ा हो गया, वहाँ की फूड के बारे में, वहाँ की करेंसी के बारे में, वहाँ के कुछ लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या क्या है वहाँ पे, और कौन कौन से एप्लीकेशंस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और कुछ ऐसे फैक्ट सिंगापुर के बारे में जो कि आपको जाने से पहले जानना ज़रूरी होता है। तो पहले ये बात करते हैं सिंगापुर है कहाँ पे। सिंगापुर एक साउथ एशियन कंट्री का पार्ट है, जिससे कि सटा हुआ एक कंट्री है मलेशिया, जो कि अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। पहले बात करते हैं फ़्लाइट के बारे में। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर से आपको डायरेक्टली फ़्लाइट मिल जाता है सिंगापुर के लिए, जो कि 5 से 6 घंटे का जर्नी होता है। डिपेंड करता है एयरलाइन पे। 20 से 25 हज़ार राउंड ट्रिप आप लेके चल सकते हो। आने जाने का आपका जो खर्चा आता है वो 20 से 25 हज़ार आता है। तो आप अगर फ़्लाइट टिकट वगैरह बुक कर रहे हो तो स्काई स्कैनर्स पे एक बार आप जाके चेक कर सकते हो। वो आपको सारे वेबसाइट को एक तरीके से फ़िल्टर करके आपको एक बेस्ट डील देता है फ़्लाइट के बारे में। अदरवाइज़ अगर एंड मोमेंट में आपको कुछ ऐसे वेंडर्स मिल जाते हैं जो कि प्री रिजर्व फ़्लाइट्स वगैरह, होटल बुकिंग वगैरह रखते हैं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट करके आप उनसे और सस्ते में फ़्लाइट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं वीज़ा के बारे में। सिंगापुर का वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितने दिनों में आपको मिल जाएगा, मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये जानो, साउथ एशियन कंट्री के जो भी वीज़ास हैं, जैसे मलेशिया के हो गए, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इनके वीज़ा एक्सेप्ट रेट बहुत ही हाई है, 90% से अबव है। तो यहाँ पे वीज़ा मिलना बहुत ही ईजी होता है। तो अभी सिंगापुर के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होने वाला है और साउथ एशियन कंट्री से थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि एक रिच कंट्री फाइनेंशियली होने की वजह से यहाँ के जो भी वीज़ा प्रोसेस है थोड़ा सा ये इन्होंने ट्रिपल कर रखा है। तो पहले इसके लिए आपको चाहिए पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। सेकंड, आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफ। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का आपको लगेगा। और इसमें अगर आप फ्लाइट बुक कर चुके हो तो आप फ्लाइट का बुकिंग भी इसमें लगा सकते हो। वैसे मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। कवर लेटर, जिसमें आप ये मेंशन करोगे कि आपका पर्पस क्या है विजिट करने का। आपको एक आइटनरी बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप ये मेंशन करोगे आप सिंगापुर में कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर रहे हो और क्या आपका जाने का टाइम और आने का टाइम क्या चीज़ है। मतलब फिर लास्ट आ जाता है पेमेंट। तो अब ये वीज़ा का तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आप इसको अप्लाई कहाँ से करोगे तो मैं बता देता हूँ। आप डायरेक्टली इसको ऑनलाइन खुद नहीं अप्लाई कर सकते हो, किसी न किसी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा। तो इंडिया में BFS है और भी ऐसे थर्ड पार्टीज एजेंट्स हैं ऑनलाइन, जैसे musafir.com हो गया आपका और akbartravel.com हो गया। तो ये बेसिकली आपको वीज़ा ऑब्टेन करने में हेल्प करेंगे। इनकी जो फीसेस होती हैं, मैं आपको राउंड फिगर एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि 3,000 से 4,000 का टोटल ओवरऑल कॉस्ट आता है, जिसमें कि 2500 का वीज़ा कॉस्ट होता है INR, और सेकेंड उसमें आपका कोरियर चार्जेस होता है, कन्वेंसिंग चार्जेस होता है, और जो भी थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं उनके कमीशन वगैरह होते हैं। तो ओवरऑल आप ये लेके चल सकते हो कि 3,000 से 4,000 का वीज़ा में खर्चा आ जाता है। बात करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशंस आपको अपने फ़ोन में रखना चाहिए जब आप सिंगापुर विजिट करते हो। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक कल्चर के बारे में, आपको वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ। फैक्ट है कि वहाँ पे जो साउथ इंडियन, जो अपने साउथ इंडियन के लोग होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लाइक पॉपुलेशन में सिंगापुर में है। वहाँ के चाइनीज़ कल्चर्स हैं और कुछ इंडियन कल्चर्स भी हैं, जैसे कि वहाँ दिवाली वगैरह भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इंडियंस का पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। जो साउथ इंडियन अपने हैं भाई, वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे लोग रहते हैं जो कि वहाँ के खुद के सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं। और सेकंड चाइनीज़ का। तो ये दो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे पॉपुलेशन में अच्छे खासे सिंगापुर में बसे हुए हैं। तो इसकी वजह से आपके जो भी इंडियंस फेस्टिवल्स होते हैं वो सिंगापुर में सेलिब्रेट करते हैं। और जैसे चाइनीज़ न्यू ईयर हो गया तो चाइनीज़ के फेस्टिवल्स है तो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेजरली वहाँ के जो कल्चर है, तो आपको दोनों एक तरीके से देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा इंडियन टाइप के भी और चाइनीज़ टाइप के भी। तो ये दोनों मिक्स करके एक तरीके से बहुत अच्छा एनवायरनमेंट सिंगापुर का क्रिएट किए हैं। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी वहाँ के क्लीननेस और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देखने लायक है। तो अब आ जाते हैं वहाँ के एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला एप्लीकेशन गूगल ट्रांसलेटर, जो कि आपको लैंग्वेज कन्वर्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। बेसिकली सिंगापुर में लगभग सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं पड़ेगा। बट कहीं कहीं अगर आपको इशू पड़ जाता है तो आप बैकअप के लिए ये एप्लीकेशन रख सकते हो। सेकंड आ जाता है ग्रैब। मेजरली आपको मैंने इससे पहले वीडियो पे भी बताया कि ग्रैब एक टैक्सी एप्लीकेशन है, जैसे अपने इंडिया में ओला, उबर वगैरह है, सेम वैसे ग्रैब आपके एशियन कंट्री का एक एप्लीकेशन है जो कि कैब वगैरह या बाइक टैक्सी वगैरह आप बुक कर सकते हो। आ जाता है आपका 12 गो एशिया। अगर आप कोई ट्रांसफ़र लेते हो अगल बगल में कोई ऐसे बस वगैरह एक्टिविटीज़, जो कि ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि बहुत छोटे एरिया में सिंगापुर बसा हुआ है, तो आपको ट्रांसफ़र वगैरह
बहुत रेयर केस में लेना होता है, अदरवाइज आप लोकल जो भी क्रैब वगैरह यूज़ करके जा सकते हो। एक बैकअप के लिए आप 12 गो एशिया भी रख सकते हो, जिससे आप लोकल ट्रांसफ़र ले सकते हो। आप क्लुक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रख सकते हो। बेसिकली ये एप्लीकेशन सिंगापुर के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे पड़े रहते हैं, जिससे कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगा। एक तरीके से आपके फ़ोन में आपका एक सिंगापुर का गाइड रहेगा, जिससे आप मेजरली जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो कवर अप कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसा मिस भी होता है तो वो आपको एक तरीके से हेल्प करता है। तो क्लुक एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में ज़रूर। अब बात करते हैं फूड के बारे में। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, वहाँ पे इंडियन कल्चर भी फॉलो करते हैं, चाइनीज़ कल्चर भी फॉलो करते हैं और मलेशिया का भी करते हैं, क्योंकि मलेशिया का बॉर्डर शेयर करता है, तो मलेशिया के लोग भी वहाँ पे आना जाना या फिर वहाँ पे बसे हुए हैं। तो इनके जो कल्चर से अपने इंडियन तरीके से, तो फूड के बारे में आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कल्चर होने की वजह से वो आपको लिटिल इंडिया अगर आप विजिट करते हो, बेसिकली सारे इंडियंस रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पे है और आपको अच्छे अच्छे वैराइटीज़ मिल जाएंगे और टेस्ट के मामले में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता अगर आप लिटिल इंडिया जाते हो तो। बाकी चाइनीज़ फूड वगैरह आप ट्राई करना चाहते हो, लोकल फूड वगैरह, तो चाइनीज़ आप ट्राई कर सकते हो। मेरे ख्याल से लगभग इंडियन लोग ज़्यादा ट्राई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग परहेज़ करते हैं, जैसे बीफ पोक हो गया, तो वो बेसिकली चाइनीज़ फूड में ये नॉर्मली मिल जाता है। तो आप इंडियन फूड ट्राई कर सकते हो, लिटिल इंडिया आप विजिट कर सकते हो, खाने पीने को लेके आपको सारी वैराइटीज़ वहाँ पे मिल जाएंगी। और एक बेस्ट पार्ट है, आप वहाँ का ट्रांजिट सिस्टम यूज़ कर सकते हो, जो कि 1 दिन का पास आता है, 2 दिन का पास आता है, 3 दिन का आता है, डिपेंड करता है कितने दिन का आप पास लेना चाहते हो। इससे आपको लोकल जाने में लाइक ट्रैवल करने में बहुत सस्ते में आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर 1 दिन का अगर आप पास बनवाते हो तो 10 सिंगापुर डॉलर्स होते हैं। 3 दिन का लेते हो तो आपका 20 सिंगापुर डॉलर्स में आपका पड़ जाता है, जिससे आपको ये हो जाता है कि आप सस्ते में जितना भी घूमना चाहो उस दिन तक ये अनलिमिटेड होता है। अगर 1 दिन का आप पास लेते हो तो पूरा सिंगापुर अगर 1 दिन में आप कवर अप कर सकते हो, तो जितना भी ट्रैवल करो आप 10 सिंगापुर डॉलर्स में आप वो चीज़ें ट्रैवल कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं सिंगापुर की करेंसी के बारे में। तो सिंगापुर का जो करेंसी है वो सिंगापुरियन डॉलर्स है, जो कि उसका कन्वर्जन चार्ज है 1 सिंगापुरियन डॉलर का इंडियन करेंसी में 63 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली होता है। डाउन अप होता रहता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 63 टू 64 के आसपास 1 सिंगापुरियन डॉलर पड़ता है। तो कन्वर्जन के बाद अब बात करते हैं वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, ग्रैब वगैरह आप तो यूज़ कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन सर्विसेज हैं। अब जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, जैसे कि सिंगापुर वेल कनेक्टेड है मेट्रो सिटी से, लाइक मेट्रो वगैरह वेल कनेक्टेड है, तो वहाँ के मेट्रो को MRT बोलते हैं, सिंगापुर MRT, जो कि पूरा सिंगापुर एक तरीके से कनेक्टेड है उस मेट्रो से। तो आप वहाँ का भी एक पास ले सकते हो, अदरवाइज जो भी जितने स्टेशन आप कवर अप करना चाहते हो उस हिसाब से आप पैसे दे के अपना ट्रैवल कर सकते हो। तो मेट्रो पे आप श्योरली ध्यान देना, क्योंकि मेजरली जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो मेट्रो से कनेक्टेड है। ये आपने अगर 1 दिन का पास लिया तो आप 1 दिन में जो भी मेट्रो बसेस वगैरह यूज़ करते हो, तो 10 सिंगापुर डॉलर के हिसाब से अगर आप घूमोगे तो एक अच्छे बजट में आप घूम सकते हो। जैसा कि सिंगापुर एक रिचेस्ट कंट्री है फाइनेंशियली के हिसाब से और क्लीनर सिटी भी है, तो वेल कनेक्टिविटी होने की वजह से आपको जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो आप 1 से 2 दिन में वो चीज़ें कवर अप कर सकते हो। में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सिंगापुर घूमने आते हैं, जिसमें से 15 लाख इंडियंस ही आते हैं। तो अगर मेजरली मैं बताऊं तो यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं और बहुत लोग का ड्रीम होता है सिंगापुर घूमने का। कहते हैं कि वहाँ के एयरपोर्ट के बारे में, वहाँ पे चांगी एयरपोर्ट है। अगर आप वहाँ चांगी एयरपोर्ट पे जब अराइव करते हो तो बहुत लॉन्गेस्ट वाटरफॉल आप देख सकते हो, कि जैसा आप फोटो में देख सकते हो इस तरीके से व्यू आएगा। ये वाटरफॉल एयरपोर्ट के अंदर ही है। तो इस वीडियो में मैं अब बात करता हूँ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ के बारे में, और सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट टाइम कौन सा होता है सिंगापुर विजिट करने के लिए। तो फरवरी से अप्रैल का एक अच्छा टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं फेब में। तो यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पैमाने पे विजिट करते हैं। तो एक तरीके से फेब से लेके अप्रैल तक का एक बेस्ट टाइम है सिंगापुर विजिट करने के लिए। दूसरा मंथ हो जाता है दिसंबर से जून तक का टाइम। दिसंबर से जून तक का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक तरीके से वहाँ पे आप एक लिटिल इंडिया आप मान सकते हो कि एक तरीके से छोटा इंडिया आपको वहाँ पे दिखेगा सिंगापुर के अंदर। तो एक तरीके से दिसंबर का भी एक बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। अब बात करते हैं वहाँ के स्टे के बारे में। अगर आप होटल वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे क्या आपके कॉस्टिंग वगैरह पड़ते हैं। तो मेनली अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस आपका रहने में ही वहाँ खर्चा होता है, क्योंकि सिंगापुर एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है।
तो अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो अगर अच्छे रेट्स में, मतलब एक जेन्युइन रेट्स में अगर आप स्टे करना चाहते हो तो आप लिटिल इंडिया पे ठहर सकते हो। लिटिल इंडिया में तमाम होटल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, चाइना टाउन में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे होटल वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि मरीना बे सैंड की तरफ अगर आप होटल्स वगैरह देखते हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 15,000 20,000 से अब भी जाता है पर डे का। तो आप लिटिल इंडिया या फिर चाइना टाउन में स्टे करोगे तो बेसिकली 2,000 3,000 मैक्स टू मैक्स 4,000 पर डे के हिसाब से आपको वहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से आप वहाँ पे होटल देख सकते हो। अदरवाइज़ आप अगोड़ा से भी चेक कर सकते हो, अगोड़ा में आपको अच्छे अच्छे डील्स मिल जाएंगे। तो मेनली आप चाइना टाउन या फिर लिटिल इंडिया के एरिया में ही आप सर्च करना, क्योंकि वहाँ पे आपको बजट के अंदर अच्छे होटल्स मिल जाते हैं रहने के। फिर रहने की वजह से आपको खाने पीने का भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि लिटिल इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ से चाइना टाउन भी ज़्यादा दूर है नहीं। लोकल फूड और इंडियन फूड दोनों आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। और जब आप सिंगापुर पहुंच जाते हो, अराइव कर जाते हो, उसके बाद अगर आप होटल्स वगैरह लेते हो लिटिल इंडिया या फिर जहाँ भी आपको समझ में आता है, तो आप ये ध्यान रखना कि वहाँ के जो होटल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अगर आपके साथ फैमिली है तो आप 3 स्टार से अब भी लेना, तो प्रीफर यही करेंगे कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आप लिटिल इंडिया वगैरह में छोटे रूम्स में आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर फैमिली है तो आप नहीं मैनेज कर पाओगे, तो आप रूम्स वगैरह देख के ही हायर करना। अगर बात करें फूड के बारे में तो आपको वेज नॉन वेज दोनों वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। और पर मील अगर आप कैलकुलेट करोगे, अगर आप एक पर पर्सन का कैलकुलेट करते हो तो 400 से 600 के बीच में आता है एक टाइम का मील। तो जितने दिन भी आप स्टे करते हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। एक्टिविटीज़ के बारे में, जो सिंगापुर में आप एक्टिविटीज़ करते हो, अगर पर पर्सन का भी आप देखते हो, जो भी एंट्रीज़ वगैरह एक्टिविटीज़ हैं आप वहाँ पे करते हो सिंगापुर में, तो 10 से 12,000 का पर पर्सन के हिसाब से खर्चा आ जाता है। तो आप अपने खर्चे वगैरह कैलकुलेट करते रहो। इसके बारे में हम लास्ट डिस्कशन करेंगे कि ये सब एक्टिविटीज़ आप क्लुब पे देख सकते हो, वहाँ से बुक भी कर सकते हो। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन है वहाँ सिंगापुर लोकल का, जिससे आप कोई भी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एंट्रीज़ वगैरह है, तो आप क्लुब से बुक कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। अगला दिन आप सिंगापुर में नाइट सफारी कर सकते हो, जो कि 6 साढ़े 6 बजे स्टार्ट होता है। उस हिसाब से आप अपना टाइम देख के आप नाइट सफारी कर सकते हो। एक अच्छा व्यू ले सकते हो एनिमल्स वगैरह का, फॉरेस्ट वगैरह का। तो नाइट सफारी बेस्ट रहेगा फर्स्ट डे के लिए। सेकेंड डे आप सिटी टूर वगैरह कर सकते हो, जो भी मेजर अट्रैक्शंस हैं, जो आपके मरीना बे सैंड्स वगैरह हो गए, गार्डन्स वगैरह हो गए, वहाँ पे आप सिटी टूर वगैरह कर सकते हो। और इवनिंग के टाइम आप मरीना बे सैंड के एरिया में आप रहोगे तो आपको एक अच्छा नज़ारा व्यू देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक 3 टावर का एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक शिप रखा हुआ है, वो एक तरीके से इन्फिनिटी पूल है, तो उसके व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छे आते हैं। शाम के टाइम आप सिंगापुर आई में भी एक्सेस ले सकते हो। एक तरीके से वो सर्कुलेट झूला होता है जिसमें उसमें कैप्सूल्स लगे होते हैं, उसमें आप 4% आप एक कैप्सूल में बैठ के एक तरीके से पूरा सिंगापुर का व्यू ले सकते हो। तो सिंगापुर आई आप ज़रूर एक बार विजिट करना। मैंने आपको बजट बताया 10 से 12,000 के अंदर में सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। जैसे आप ये सिंगापुर आई की एंट्रीज़ वगैरह ले सकते हो, मरीना बे सैंड की एंट्री ले सकते हो, तो इसमें सारी चीज़ें आपका इंक्लूड है। तीसरा दिन आप गार्डन बाई वे जा सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो लंबे लंबे ट्रीज़ वगैरह रहते हैं, हर तरीके के वहाँ पे प्लांट्स के स्पेसीज हैं। आप एक तरीके से दिन का टाइम तीसरा दिन आप वहाँ पे दे सकते हो, एक अच्छे तरीके से आप वहाँ पे एक्सप्लोर करो, जिससे कि आपको वहाँ के प्लांट्स और वहाँ के जो आर्किटेक्चर बनाइजिंग लगेगा एक तरीके से कि बहुत अच्छे तरीके से उसको डेकोरेट किया गया और मेंटेन। गार्डन में एक फ्लावर डोम है जो कि आर्टिफिशियल एक तरीके से जंगल बनाया गया है। जब उसके अंदर आप एंटर करते हो तो एक तरीके से जब भी आप एंटर करोगे आपको ऐसा लगेगा आप किसी जंगल में हो। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल मैन मेड वो स्ट्रक्चर है, तो आप वहाँ पे भी एंट्री लेके आप जा सकते हो। तो आपको गार्डन के साथ साथ एक तरीके से फ्लावर डोम का भी एक आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। फोर्थ डे के बारे में, आप फोर्थ डे में सेंटोसा आइलैंड जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, जिसमें आप यूनिवर्सल स्टूडियो वगैरह आप विजिट करके देख सकते हो। सेंटोसा आइलैंड जो एक है वो एक तरीके से आइलैंड है जो कि सिंगापुर का ही एक पार्ट है। तो वहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे आपको जाना चाहिए, जो कि वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो भी है। तो बहुत सारे वहाँ पे राइड्स वगैरह और एक तरीके से बच्चों के को देख के एक तरीके से वहाँ पे थीम पार्क वगैरह बनाया गया है। तो यूनिवर्सल स्टूडियो में भी आप जब भी जाओगे तो एक तरीके से वहाँ पे बच्चों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अब बात करते हैं सेंटोसा आइलैंड आप जा कैसे सकते हो। वहाँ पे मोनोरेल के थ्रू आप जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे केबल कार चलता है। तो आप दोनों का एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, एक तरफ से मोनोरेल और सेकंड तरफ से आप केबल कार ले सकते हो, जिससे आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा वहाँ सिंगापुर का। क्योंकि आप एक तरीके से जब केबल कार से जाते हो तो आप सिंगापुर का
पूरा व्यू देख सकते हो वहाँ से, जैसा कि आप सिंगापुर कैप्सूल से भी देख सकते हो, लेकिन एक तरीके से ये ट्रैवल करता हुआ चीज़ है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस। यूनिवर्सल स्टूडियो के साथ साथ वहाँ पे बीचेस वगैरह भी हैं, तो एक तरीके से आप पूरा दिन वहाँ पे संतोषा आइलैंड में दे के आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आ जाते हैं फिर अगला दिन। तो अगले दिन में आप एक तरीके से वहाँ ज़ू वगैरह भी, सिंगापुर में ज़ू है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो, या फिर नाइट सफारी जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी आप एक तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। सारी चीज़ अगर इंक्लूड करें तो 5 दिन से 6 दिन बहुत हो जाता है सिंगापुर घूमने के लिए, क्योंकि एक छोटे से एरिया को आप कवर अप करना चाहते हो तो कुछ ज़्यादा ही टाइम नहीं लगता है। डिपेंड करता है कितना देर आप किस चीज़ों को दे सकते हो। जैसे संतोषा आइलैंड आपको पूरा दिन इसमें लग जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे है। तो एक दिन आपका संतोषा आइलैंड हो गया, एक दिन आपका मरीना बे सैंड गार्डन हो गया, फ्लावर डोम भी उसी में इंक्लूड आ जाता है। एक दिन आप सिटी टूर वगैरह करते हो, एक दिन आप वहाँ पे नाइट सफारी वगैरह करते हो, और बाकी एक दिन एक्स्ट्रा आप ले लेते हो कि आराम वगैरह करने के लिए। और कुछ ऐसे पॉइंट जो इस वीडियो में अगर छूट जाते हैं तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जब भी ट्रैवल करो सिंगापुर में तो एक तरीके से एक दिन को 2 भाग में डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल आप मरीना बे सैंड अगर विजिट करते हो तो दिन के टाइम आप वहाँ विजिट करो, तो शाम के टाइम में आपका जो लिटिल इंडिया डिनर वगैरह आप वहाँ कर सकते हो। तो मस्टली आप लिटिल इंडिया विजिट करना और चाइना टाउन, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन का तो 75% सिंगापुर में चाइनीज़ पॉपुलेशन है और बाकी के आपके मलेशियन और इंडियंस हैं। तो आप एक चीज़ ये ध्यान से देखोगे कि साउथ इंडिया के लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, तो लिटिल इंडिया में लगभग आपको एक सेम टेस्ट मिलेगा इंडियन का। और चाइना टाउन में अगर जाते हो तो चाइना टाउन में एक तरीके सारे चाइनीज़ फ्लेवर आपको मिल जाएंगे, जो भी चाइना में वगैरह चलता है फूड वगैरह, वहाँ की डिशेस वगैरह, तो आप चाइना टाउन में वो चीज़ें एक तरीके से फील कर सकते हो। तो आप सिंगापुर विजिट कर रहे हो तो एक तरीके से आप थोड़ा सा चाइना भी एक तरीके से आप एक्सप्लोर कर रहे हो अगर आप चाइना टाउन विजिट करते हो तो। अब मैं इसके बजट के बारे में बात करूँगा कि पर पर्सन क्या बजट इसमें लग जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में लगभग सारी चीज़ें कवर अप कर दी, फ्लाइट्स वगैरह के बारे में, वीज़ा प्रोसेस के बारे में, करेंसी क्या चलती है वहाँ पे, कुछ मेजर टूरिस्ट पॉइंट्स क्या है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, बट हाँ जो भी है बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। और वहाँ पे क्या क्या आप लाइक ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हो। ग्रैब वगैरह आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लेकिन आप MRT का जो पास है वो अगर आप पास ले लेते हो तो MRT बस और जो भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे एक्सेस ले सकते हो। जो बेसिकली अगर MRT को देखा जाए तो पूरा सिंगापुर MRT वेल कनेक्टेड है, तो ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हो गया। तो मेजरली मैंने सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स इसमें डिस्कस किया है। तो अब आ जाते हैं बजट के बारे में। तो आपका इसमें बजट क्या आता है। बजट के बारे में एक एज्यूम करते हैं कि अगर आप 5 नाइट और 6 डेज़ के लिए एक पैकेज बुक करते हो, अपना एक बजट बनाते हो, तो अगर ओवरऑल मैंने फ़्लाइट का जो बताया था आप 20 से 25 हज़ार है, और अगर आपने टाइम से बुक कर लिया, पहले बुक कर लिया, तो एक 20 हज़ार का आप रेशियो लेके चलो, आने जाने का आपको 20 हज़ार में फ़्लाइट पड़ जाता है। और आपका होटल का अगर एक्सपेंस मिलाते हो 5 नाइट का, अगर 3 3.5 हज़ार का अगर आपका बजट पड़ता है तो 15 हज़ार का आपका लगभग होटल में चला जाता है। वीज़ा का आप 3.5 हज़ार से 4 हज़ार रख सकते हो, 4 हज़ार आप रख लो, फिर 4 हज़ार में आपका टोटली वीज़ा हो जाता है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसफ़र वगैरह है, आप 3 हज़ार इंडियन करेंसी आप लेके चल सकते हो कि अगर आपने पास ले लिया पर पर्सन के हिसाब से 3 हज़ार का आपका लगभग इसमें खर्चा आता है। अब बात करते हैं यहाँ का फूड के बारे में, लगभग आपके फूड के क्या खर्चे आ जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से लोकल फूड और इंडियन फूड भी ट्राई करते हो तो एक पर पर्सन 10 हज़ार का आप रेशियो लेके चल सकते हो, और बाकी जो एक्टिविटीज़ जो मैंने बताया था वो 12 हज़ार का आप रेशियो लेके चलोगे। तो टोटल ओवरऑल अगर आप कॉस्ट को प्लस करते हो तो 64 to 65,000 पर हेड आपका ये खर्चा गिरता है। तो ये डिपेंड करता है आप इसको कैसे कस्टमाइज़ करते हो। अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप कुछ एक्टिविटीज़ उसमें लाइक इंक्लूड कर सकते हो या एक्सक्लूड कर सकते हो, डिपेंड करता है बच्चे साथ में हैं या फिर वो एक्टिविटीज़ आप नहीं करना चाहते हो। तो मैंने 12 हज़ार मैक्स टू मैक्स एक बजट बताया था एक्टिविटीज़ के लिए, कि सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करके। तो इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आता वो आप एक्सक्लूड कर सकते हो। तो मेनली अगर आप बजट देखोगे तो 65,000 में आप सिंगापुर का पूरा ट्रिप प्लान कर सकते हो, जिसमें आपको ईजिली पूरा बजट आपका बढ़िया से पैक हो सकता है, जिसमें आपका वीज़ा, फ्लाइट, ओवरऑल सारे आइटम्स इसमें आप कर सकते हो। ओवरऑल बजट के बारे में बता दिया। 65,000 में एक तरीके से आप अपना पैकेज प्लान कर सकते हो पर पर्सन। एक टिप मैं भी देता हूँ कि अगर आप सिंगापुर विजिट कर रहे हो तो नियरेस्ट कंट्री जो कि मलेशिया पड़ता है, जिसके थ्रू आप बस के थ्रू भी जा सकते हो, तो आप वीज़ा अप्लाई करके, ईजिली वीज़ा है वहाँ का मलेशिया का, आप 2 से 3 दिन में आप वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हो। तो आप अप्लाई करके बस के थ्रू आप मलेशिया भी कवर अप कर सकते हो, जो कि एक ही फ़्लाइट में आपका लगभग
2 कंट्री हो जाएगा और बजट में आपका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो मलेशिया भी कवर अप कर सकते हो। बेसिकली मैं भी ट्रैवल करता हूँ, तो जब एक कंट्री जाता हूँ तो वहाँ से सटे हुए जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी बॉर्डर शेयर वगैरह करते हैं, तो मैं वो भी कवर अप कर लेता हूँ, जिससे मेरा वीज़ा वगैरह भी मुझे मिल जाता है और प्रॉपर्ली मैं उस कंट्री को अच्छा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होप कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे नॉलेजेबल मिल चुकी होंगी कि आपको सिंगापुर कैसे ट्रैवल करना है, इसके वीज़ा वगैरह के बारे में। और बेसिकली अगर मैं वीज़ा को बात करूँ तो वीज़ा बहुत टिपिकल नहीं है, आप किसी एजेंट का आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, वो भी ट्रस्टेड एजेंट, जैसे मुसाफिर.com हो गया या फिर आपका अकबर ट्रैवल हो गया। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और भी कंपनीज़ के लिंक दे दूँगा, आप उसके थ्रू जब भी करोगे तो आपको एक ट्रस्ट रहेगा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया से वो मैनेज करके वो चीज़ें अप्लाई करते हैं। तो आप ये चीज़ें अवेयर रहना चीज़ों को लेके। बाकी मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और भी जो भी वीडियोस मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगा आप उसको ज़रूर वॉच करना, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी अलग अलग कंट्री के बारे में जो भी मैंने विजिट कर रखा है। ओके बाय, थैंक यू।